Hello student, welcome to our channel Motion Explain GSEB Made Easy. In this video we are going to discuss the question answer of chapter 10 India Agriculture, subject Social Science, Standard 10th. Now the first question we are going to cover answer in detail. The first question is write a notes on the type of agriculture. हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर के अलग अलग तरीके के जिस तरीके से कहा जाए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं. एक है हमारा टाइप, किन किन तरीके से खेती बाड़ी की जाती है, और दूसरा है मेथड. मेथड में हम यहाँ पे आगे हम दूसरे क्वेश्चन में जानेंगे कि एग्रीकल्चर में किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है कि एग्रीकल्चर अच्छी हो सके. लेकिन हम इस क्वेश्चन में किन किन तरीके से खेती बाड़ी की जाती है हम वो जानेंगे. सो देयर आर मेनली 6 टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. हमारे देश में 6 अलग अलग तरीके से खेती बाड़ी की जाती है जो मेजर है. नंबर 1 सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकेंड ड्राई फार्मिंग, थर्ड वेट फार्मिंग, फोर्थ शिफ्ट यानी झूम एग्रीकल्चर, फिफ्थ प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड सिक्स्थ इंटेंसिव फार्मिंग. चलिए हम ये 6 टाइप के जो एग्रीकल्चर्स हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं. तो फर्स्ट हमारा है सब्सिस्टेंस फार्मिंग. That cultivation wherein the agriculture production is consumed by family is called subsistence farming. अब यहाँ पे हम इस तरीके की खेती बाड़ी के प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे जो कि उतना ही काफ़ी होता है जितना एक किसान जो है वो अपने परिवार वालों को खिला सके. In the most of India today subsistence farming is main activity for the maintenance. आज अगर हम हमारे भारत देश के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो किसान हैं वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही कर पाते हैं. क्यों सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर पाते, क्यों वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल नहीं उगा पाते हैं, चलिए हम इसका रीज़न जानते हैं. सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो मेन रीज़न है, मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर हैव स्मॉलर साइज ऑफ फार्म, फ्यू हैव ओनली स्ट्रे पीसेस ऑफ लैंड एंड हैव लेसर फैसिलिटी फॉर इरिगेशन. हमारे यहाँ पे देखा जाए किसान इतना कम अनाज क्यों उगा पाते हैं. सबसे पहला तो रीज़न है उनके पास बहुत छोटे खेत हैं यानी ज़मीन बहुत कम है. और चलो ज़्यादातर किसान कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी ज़मीन कुछ पैदा करने की कैपेबल ही नहीं है. क्यों? क्योंकि उनके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, वो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. बारिश हुई तो अच्छी बात है लेकिन मैक्सिमम टाइम पे बारिश सही टाइम पे नहीं होती जिनकी वजह से उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है. सेकेंड, दे कैन नॉट अफोर्ड द यूज ऑफ मॉडर्न फार्म इम्प्लीमेंट, कॉस्टली सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड ड्यू टू देयर पॉवर्टी. अब वो इतने अमीर भी नहीं होते हैं, वो बहुत गरीब होते हैं जिसकी वजह से वो मशीनें नहीं ले पाते हैं. महंगे अच्छी क्वालिटी वाले बीज, यूरिया, खाद और कीड़े मारने की जो दवा, क्योंकि वो इतने गरीब होते हैं कि वो इनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें सब्सिडी ना चाहते हुए भी वो सिर्फ इतना ही उगा पाते हैं जितना वो अपने परिवार वालों को खिला पिला सके. नेक्स्ट आ जाते हैं फार्म प्रोडक्शन इज जस्ट एनफ फॉर द यूज ऑफ द फैमिली. ये एक तरीके से एक और डिफिनेशन है कि जो फार्म का जो प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ इतना ही होता है कि वो अपने परिवार वालों को मेंटेन कर सकें, उनकी खुराक कंप्लीट कर सके. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इसीलिए इनको सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है. इन इंडिया, इन मोस्ट ऑफ इंडिया टुडे सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी फॉर द मेंटेनेंस. आज के टाइम पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही मेन एक्टिविटी है एग्रीकल्चर में. नंबर 2 ड्राई फार्मिंग. ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द रीजन वेयर रेनफॉल इज लेस. ड्राई फार्मिंग अब नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी ऐसी जगह पे खेती बाड़ी होती है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है. दूसरा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो लेस. इरिगेशन फैसिलिटी भी बहुत कम होती है एंड एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ओनली ऑन रेनफॉल. सिर्फ और सिर्फ ये बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. एज द कल्टिवेशन हेयर डिपेंड्स ओनली ऑन द ह्यूमिडिटी रिटेन इन द सॉइल, ओनली वन क्रॉप कैन बी टेकन ड्यूरिंग द ईयर. अब जैसे ये सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो बारिश होती है तो ज़मीन जो पानी सोख पाती है सिर्फ ये उसी के बदौलत ही फसल उगा पाते हैं और वो सिर्फ साल में एक ही बार होता है. भले ही इनकी ज़मीन कितनी उपजाऊ क्यों ना हो लेकिन इरिगेशन फैसिलिटी ना होने की वजह से ये मजबूर होते हैं. अब ड्राई फार्मिंग में ज़्यादातर देखा जाए क्रॉप लाइक ज्वार, मिलेट एंड पल्सेस ये सब उगाते हैं. नेक्स्ट, वीट एंड ग्राम आर ग्रोन इन द ह्यूमिड सॉइल ऑफ भाल रीजन. वीट कहाँ पे उगता है? ह्यूमिड सॉइल भाल रीजन ऑफ गुजरात आफ्टर द मानसून एंड जब बारिश खत्म हो जाती है. नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है वेट फार्मिंग. अब ये ड्राई फार्मिंग का एकदम ऑपोजिट है. द वेट फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द रीजन वेयर देयर इज सफिशिएंट रेनफॉल एंड हैज़ द इरिगेशन फैसिलिटी. अब वेट फार्मिंग इनके बेनिफिट देखा जाए यहाँ पे बारिश भी बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ इनकी ना इरिगेशन फैसिलिटी भी बहुत अच्छी होती है.
और when there is no rainfall or it is insufficient then more than one crop can be taken with the help of irrigation। और अगर बारिश नहीं हो या बहुत कम बारिश होती है तो ये यहाँ पे दूसरी फसल भी उगाते हैं इरिगेशन की मदद से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारा शिफ्टिंग यानी झूम एग्रीकल्चर। दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस इन डेंस फॉरेस्ट। अब ज़्यादातर जो ये जो खेती बाड़ी है ना, जहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं वहाँ पे की जाती है। अब घने जंगल का अगर टर्म से अगर यहाँ पे समझा जाए, हेयर द फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड और बर्न टू क्लियर द लैंड फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे खेतों को वो लोग काट देते हैं या फिर जला देते हैं ताकि वो उस पर खेती बाड़ी कर सकें। After 2 to 3 years, when the soil fertility is reduced, the area is abandoned। और जब 2-3 साल खेती बाड़ी करने के बाद जब यहाँ पे इनकी जो ज़मीन की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है तो ये लोग दूसरी जगह मूव हो जाते हैं, वहाँ पर के जंगल कट करते हैं और वहाँ पर फिर खेती बाड़ी करते हैं। पीपल माइग्रेट टू अनदर एरिया एंड एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन द सेम मैनर। अब ये दूसरी जगह मूव होते हैं, वहाँ पर भी जंगल को कट करेंगे, क्लियर करेंगे, फिर खेती बाड़ी करेंगे। फिर 2-3 साल के बाद जब वहाँ पर की भी ज़मीन भी अनफर्टाइल हो जाएगी तो ये दूसरी जगह मूव हो जाएंगे। इस तरीके के जो पैटर्न में जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, इस पैटर्न को यूज़ करके कट करना, फिर वहाँ पे खेती बाड़ी करना, ज़मीन की फर्टिलिटी लूज हो जाए, फिर दूसरी ज़मीन पे चले जाना, इस तरीके की कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। नाउ मोस्टली फूड ग्रेन्स, यहाँ पे अनाज और वेजिटेबल सब्जियाँ उगाई जाती हैं और इस तरीके की जो कल्टीवेशन होती है, इनका जो प्रोडक्शन होता है पर हेक्टर प्रोडक्शन इन सच फार्मिंग इज लेस, बहुत ज़्यादा कम होता है। नाउ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का टर्म देखा जाए तो हिंदी में कह सकते हैं कि यानी बड़े बड़े बाग लगा देना, बगीचे लगाना, जैसे हमारे आम के बगीचे होते हैं, संतरे के होते हैं, फ्रूट के। बिग गार्डन एंड ऑर्चर्ड आर यूज टू रेस सर्टेन क्रॉप। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गार्डन्स और बगीचे बनाए जाते हैं ताकि कुछ फसलों को उगाया जा सके, विच गेव प्रोडक्शन फॉर अ लॉन्गर टाइम। और यहाँ पे एक फ़ायदा होता है कि ये जो बाग अगर एक बार कंप्लीटली ग्रो हो जाते हैं और ये बहुत लंबे समय तक फ्रूट देते रहते हैं, और इस तरीके की जो फार्मिंग होती है इसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। लेकिन हेयर क्रॉप आर मेंटेन विद ग्रेट केयर एंड प्रिजर्वेशन। अब यहाँ पे जो फसलों हैं उनकी बहुत ज़्यादा ध्यान दी जाती है और उनको प्रिजर्व बहुत अच्छे से संभाल के रखा जाता है। इट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंस, इनमें पैसा बहुत लगता है। इंटेंस प्लानिंग, बहुत ज़्यादा इनको ध्यान देना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, फ्रूट अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, मशीन्स का इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करता है, इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, स्पेशल प्रोटेक्शन आदमी रखे जाते हैं ताकि कोई इनके फल फ्रूट चोरी ना कर जाए, कंजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये सब चीज़ें इनको रिक्वायर होती है अगर ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर कुछ अगर एग्जाम्पल समझा जाए तो जैसे टी है, कॉफ़ी है, कोकोआ है, सिनन है, रबर है, कोकोनट, फ्रूट वगैरह वगैरह। और फ्रूट जैसे देखा जाए मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप, लेमन, ड्राई डेट्स एक्सेट्रा, ये सब यहाँ पे उगाए जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे आप थोड़ा डिटेल में समझिएगा, द फार्मर ऑफ दैट एरिया वेयर इरिगेशन फैसिलिटी आर एडिक्वेट कैन टेक मोर देन वन क्रॉप ड्यूरिंग अ ईयर, कैन हैव गुड एग्रीकल्चर रेट। इंटेंसिव फार्मिंग में सबसे ज़्यादा इनके पास ये ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, जैसे हमारा पंजाब। और यहाँ पे ये लोग साल में एक से ज़्यादा फसलें आराम से ग्रो कर लेते हैं, कभी कभी तो साल में 3 फसलें भी ग्रो कर लेते हैं। ही यूजेस सीड ऑफ बेटर क्वालिटी। यहाँ पे जो बीज जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, मशीन इन एग्रीकल्चर गेट मोर इन। और ये सब लोग मॉडर्न इक्विपमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ सीड इस्तेमाल करके बहुत अच्छी फसल उगाते हैं। सो इस तरीके की फार्मिंग अगर देखा जाए तो दिस इज कॉल्ड इंटेंसिव फार्मिंग। अब ज़्यादातर देखा जाए इंटेंसिव फार्मिंग में कैश क्रॉप आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। कैश क्रॉप ऐसी क्रॉप से होती हैं जिनको डायरेक्टली कट करके फैक्ट्रियों में भेजा जाए ताकि वो प्रोसेस होकर फिनिश्ड गुड बन सके, जैसे हमारा कॉटन, जूट हो गया, फिर शुगर केन हो गया। इनको हम लोग पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। सो इंटेंसिव फार्मिंग के बेस पे देखा जाए तो पर हेक्टर प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पे इनका प्रोडक्शन भी हर साल इंक्रीज होता रहता है। द एरिया अंडर इंटेंसिव कल्टिवेशन इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली। और आज के टाइम पे देखा जाए तो धीरे धीरे करके जितने भी जो किसान हैं सरकार की मदद से इंटेंसिव कल्टिवेशन ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक रिटर्न आर गिवन मोर इंपॉर्टेंट हेयर, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉमर्शियल फार्मिंग। अब इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है, ये मेन मकसद जो होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, तो इसीलिए हम इसको कॉमर्शियल फार्मिंग भी नाम दे सकते हैं। सो नाउ इन दिस वे आवर क्वेश्चन एंड्स ओवर हेयर। और इस
क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। मैं वापस से डिटेल में उस टॉपिक पे वीडियो क्रिएट कर दूंगा। और इस चैप्टर के रिमेनिंग वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं, उन वीडियोस की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।